हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DS साइंस क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे डिजिटल लेक्चर लगाए हैं। ये उम्मीद करते हुए हम अपने आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम देख चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके सारे एप्लीकेशंस देख चुके हैं, इसका फंक्शन स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ क्लियर कर चुके हैं। रेस्पिरेशन देख लिया है हमने, ब्रीथिंग देख लिया, उसमें हमने सर्कुलेशन भी देखा और बॉडी फ्लूइड की भी लास्ट तक हम बात कर चुके हैं। तो लगभग हमारा फिजियोलॉजी से जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी का पार्ट बी। जैसा आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, तो जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे 3 चैप्टर्स थे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड बॉडी फ्लूइड, जो हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये चैप्टर और ये टॉपिक्स को हम आज क्लियर करेंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। इसमें आप देखेंगे जो हमारी बॉडी है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट, समझ सकते हैं। कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज हम खाते हैं या बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक सब्जी बना रही हूँ, उसमें मैं सब्जी बनाऊंगी तो कुछ उसका वेस्ट भी निकलेगा। मतलब कोई भी चीज़ 100% यूजफुल नहीं होती है, इसका मतलब ये है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होंगी, रिएक्शंस होंगी, तो उसमें अच्छी चीज़ें तो बनेंगी जो हमें एनर्जी दे रही है, उसके साथ साथ वेस्ट चीज़ें भी बनेंगी जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो यूजफुल नहीं है उसे हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आखिर वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या करता है और फिर कैसे वो रिमूव होता है बॉडी से, ये सारी चीज हम इस टॉपिक में आज क्लियर करेंगे। ओके, सो आइए देखते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं, आपने इनिशियली पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? तो देखिए, जैसे ये हमारी बॉडी की सेल है, क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। ओके, तो हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर क्या प्रोसेस होती है, हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। वो एनर्जी कैसे बनती है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट ए है एंड बी है, दोनों ने मिलकर बना लिया सी, तो ये एक रिएक्शन हुई जो एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरी मान लीजिए डी है और बना दिया उसने ए, तो ये भी एंड प्लस साथ में बी भी बनाया इसने कुछ तो भी। तो ये जो रिएक्शन हुई हमारी बॉडी में, इसमें क्या होगा, जब भी हमारी बॉडी में हम कोई भी चीज ऐसी डालेंगे तो उससे हमें एनर्जी तो मिलेगी, उसके साथ साथ बहुत सी चीज ऐसी बनेगी जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। मतलब रिएक्शन कैसी चलेंगी, कुछ मिलकर कुछ नया बनाएंगी तो कुछ टूटकर कुछ नया बनाएंगी। तो नया बन रहा है तो उसमें कुछ तो भी वेस्ट निकल रहा है, तो वो जो वेस्ट है उसे हम बोलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस भी होंगे उसमें, और बहुत से वेस्टेज होंगे जो हमारी बॉडी में बनेंगे जिसका हमारी बॉडी में यूज नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम बोलेंगे वेस्ट, और उसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, सो आज हम ये देखेंगे। क्लियर? तो जैसा आपने जाना, हमारी सेल क्या है, ये सेल के अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। कैसी केमिकल रिएक्शन? इसमें कोई दो चीज मिलकर एक नई चीज बना रही है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा बनाएंगी जो यूजफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी बॉडी सेल में क्या प्रोसेस चलती है, हमारी बॉडी सेल में चलता है, जब हम फूड लेते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज मिलता है एंड क्या मिलता है, साथ में हमें ऑक्सीजन मिलता है रेस्पिरेशन के थ्रू, साथ में हमें मिलता है वाटर। ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाती है, एटीपी, जिसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी में। ओके, देन इसके साथ कुछ तो भी वेस्ट निकलता है। क्या निकलता है? जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है वेस्ट, जिसका कोई यूज हमारी बॉडी में नहीं होता है। क्लियर है? आपको ये समझ में आया? क्या बात की, हमारी हर एक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है,
एनर्जी रिएक्शन जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर मिलके बनाएंगे एटीपी, एंड साथ में वेस्ट निकालेंगे CO2 जो यूजफुल नहीं है। तो जो CO2 है यही हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। समझ में आया आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? जो हमारी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जिसका कोई बॉडी में यूज नहीं है, उसे हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब ये कैसे रिमूव होंगी आगे की बात है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर उसे बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में हमें क्या चीज देखना है, एक हम देखेंगे ये जो अच्छा मेटाबॉलिज्म तो बहुत दूर की बात आ गई। पहला होता है हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन, सो मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है हमारी सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उन्हीं को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब एनर्जी बनने के लिए दो चीज मिल रही है और फिर एक नया चीज बना रही है, तो ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कभी एक चीज मिलके दो या दो से ज्यादा चीज बना रही है तो वो भी क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब चीजें बनेंगी और टूटेंगी, बनेंगी और टूटेंगी, इसी को हम बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शन? ऑल केमिकल रिएक्शन इन सेल बॉडी या सेल, मतलब सारी सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन को ही हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसे डिफाइन करें या इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? ऑल द केमिकल रिएक्शन इन ह्यूमन सेल। क्लियर? मतलब जितनी भी सेल के अंदर हमारी बॉडी की जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर उन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन तो समझ में आया कि सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उन्हीं को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिज्म क्या है अगर बात करें हम, क्या बात की? मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शन आपको समझ में आया कि सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। और पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको सबको अगर कंबाइन कर दें तो उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। अभी क्या बात हुई? ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी सेल, मतलब सेल के अंदर ऑल बॉडी केमिकल रिएक्शन इन सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी उसे बोलेंगे हम मेटाबॉलिज्म। तो लिखें ऑल the chemical reaction in body। क्लियर? समझ में आया आपको? मेटाबॉलिक एंड मेटाबॉलिज्म क्लियर है। अब मेटाबॉलिक समझ में आ गया, मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया। अब बात आएगी मेटाबॉलिक बेस्ड की। मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पर मेटाबॉलिक बेस्ड। क्लियर? अब मेटाबॉलिक बेस्ड क्या होता है? तो देखिए क्या बात की हमने, हमारी सेल के अंदर रिएक्शन चल रही है, एनर्जी रिएक्शन, उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर मिलके एटीपी बना रहे हैं। साथ साथ अनयूजफुल चीज, मतलब ऐसी चीज जो यूजफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, उसे क्या है? CO2। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद ऐसी चीज बने जिसका कोई भी यूज नहीं है बॉडी में, उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिक बेस्ड। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे हम? बेस्ड प्रोडक्ट ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आया इसका मतलब कि बेस्ड प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद बनता है बॉडी के अंदर, मतलब बेस्ड प्रोडक्ट ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन इन बॉडी।
समझ में आया आपको क्या बात की हमने? मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। तो मेटाबॉलिक, ध्यान समझिए, ये कोई एक सेल है जिसके अंदर चल रही प्रोसेस ए बना रहा है बी प्लस सी, तो ये क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस बहुत सारी सेल में हो रही हैं, तो ये सारी रिएक्शंस को मिला के हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। और इसके बाद जैसे ए बी जो है हमारा यूजफुल है, लेकिन सी जो है यूजफुल नहीं है, तो ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ये चीज समझ में आई आपको? ओके, सो अब हम देखेंगे जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है वो क्या क्या होता है और कैसे बनता है। तो अगर बात करें मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो क्या क्या होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट का एग्जांपल दिया जाए तो एक तो होता है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एनर्जी रिएक्शन के बाद बनता है। दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेस, ओके, नाइट्रोजनस बेसिस। एंड थर्ड होता है कैरेटिनिन, क्रिएटिनिन, ओके। तो ये जो एग्जांपल है किसके हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट के हैं। तो ये तो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए जो बॉडी में बनते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, क्रिएटिनिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो अब बात करें कि आखिर कहाँ और कैसे बनते हैं। तो अगर आपने सारे लेक्चर्स स्टार्टिंग से लगाए हैं तो आपको याद होगा जब हम डाइजेशन देख रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा था एंड फंक्शन देखा था डाइजेशन का, तो हमने देखा था जो हमारा लीवर है ये क्या है? ग्लैंड है, जो बहुत बड़ा ग्लैंड होता है बॉडी का लीवर। ये क्या फंक्शन करता है? ये बहुत सारे फंक्शन को लेके चलता है। ये बाइल का फॉर्मेशन करता है, साथ साथ मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहीं ना कहीं इसी से बनना स्टार्ट होता है। मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ पर बनता है? तो लीवर में। कैसे बनता है ये देख लेते हैं हम। देखिए ये है हमारा लीवर, क्लियर? क्या है लीवर? लीवर में मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे बनता है इसकी बात करेंगे। तो लीवर का क्या फंक्शन है? इनिशियली आपने देखा होगा लीवर में जब हम देख रहे थे फंक्शन, तो ये बाइल का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है एंड जरूरत पड़ने पर ये ऐसी चीजों से भी ग्लूकोज बनाता है जिससे पॉसिबल नहीं है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ऐसी नई चीज से बना रहा है, ठीक है। तो हमारे लीवर में क्या चलता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन भी चल रहा होता है। कैसे? अमाइनो एसिड जो होता है इससे हमारा प्रोटीन बनता है। तो आखिर अमाइनो एसिड क्या कैसा होता है ये देख लेते हैं हम। NH2CRH एंड COOH, ये है हमारा अमाइनो एसिड जो होता है हमारी पैसे तो बॉडी में, लेकिन लीवर में ये जो अमाइनो एसिड है इससे प्रोटीन बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? स्टार्टिंग में यहाँ से ये से ब्रेक कर दिया जाएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजनस बेसिस का फॉर्मेशन लीवर में। तो कैसे होगा? यहाँ से ये कट कर देगा। अब कट कौन करेगा ये अलग टॉपिक है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कट कर दिया जाएगा तो ये जो प्रोडक्ट बचा NH2, यही होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। दिख रहा होगा आपको इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये कैसे बनेंगे? डायरेक्टली ऐसे नहीं बनेगा, इसका एक साइकिल चलेगा जिसे हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है इतना CRH एंड COOH ये ग्लूकोज भी बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ऐसी चीज से ग्लूकोज बन रहा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसा चीज ही नहीं है जिससे ग्लूकोज बने, लेकिन फिर भी ग्लूकोज बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्लियर है। अब क्योंकि ये कट गया है और NH2 अलग हो गया है और यही बनाएगा नाइट्रोजनस बेसिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसलिए इसे बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, क्लियर। तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा? साइकिल में चलेगा। कैसे? जिस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल के थ्रू इसमें जो NH2 है इसमें एक और H आ जाएगा और अमोनिया बना लेगा, ठीक है। अमोनिया देन उसके बाद बनाएगा यूरिया, ठीक है। और यूरिया का अगर फॉर्मूला देखें हम तो होता है NH2CO NH2, ये होता है हमारा यूरिया, क्लियर। तो ये बनता है लीवर के अंदर और इसे बोलते हैं हम यूरिया साइकिल, ठीक है। अभी अब बात करें हम नाइट्रोजनस बेसिस के टाइप की, तो हो गए हमारा नाइट्रोजनस बेसिस।
जो हमारे लीवर से बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप्स की बात करें कि कौन कौन से होते हैं, तो देखिए नाइट्रोजनस बेस्ड क्या क्या है, तो एक होता है हमारा, 3 होंगे, कौन कौन से होंगे, एक होता है हमारा अमोनिया NH3 एंड दूसरा होता है हमारा यूरिया एंड तीसरा होता है हमारा यूरिक एसिड। क्लियर? तो लीवर में हमारा क्या बना था, NH2, देन साइकिल में ये NH3 एंड फिर यूरिया बन गया था। तो NH2 जो कि क्या है, नाइट्रोजनस बेस्ड है, तो ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा जहरीला खतरनाक होता है। कैसा होता है ये, अमोनिया जो होता है ये होता है हाईली टॉक्सिक। इसको हम मतलब हम जैसे लोग इसे डायरेक्ट बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसे रिमूव करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा पानी की वैल्यू चाहिए, वाटर की वैल्यू चाहिए। तो इसकी अगर बात करें हम, इट्स नीड lots of water to remove for its remove। समझ में आया? मतलब जो अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, इसे हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। इसे बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर में से घुलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बॉडी से निकल सकता है। तो अगर बात करें अमोनिया की, तो ये किसके अंदर से निकलता है, मतलब कौन इसे एक्सक्रीट करता है एक्सक्रीट प्रोडक्ट के रूप में, कौन अमोनिया को निकालता है, तो ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे एनिमल्स जो हमेशा पानी में रहते हैं, जो डायरेक्ट अमोनिया निकाल सकते हैं, जिनकी बॉडी पर इसका कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। अगर हम बात करें तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में तो मतलब अराउंड 10 लीटर वाटर चाहिए इसको निकालने के लिए, अमोनिया को सॉल्युबल होकर फिर ये निकलेगा। लेकिन इतना वाटर हमारी बॉडी में नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना ब्लड ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे क्रिएचर्स जो ऑल टाइम वाटर में रहते हैं वो इसे एक्सक्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए फिश क्या करेगी, अमोनिया को एक्सक्रीट करेगी। तो फिश का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। तो ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक। क्लियर? अमोनोटैलिक ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीट प्रोडक्ट के रूप में, उसे हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। ओके, और इसका एग्जांपल है फिश। और इसको बाहर निकालने के लिए नॉर्मली बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऐसे एनिमल्स जो हमेशा पानी में है वही इसको एक्सक्रीट करेंगे। दूसरा आता है हमारा यूरिया। तो यूरिया बनने में भी एनर्जी लगती है, अमोनिया से यूरिया बनने की प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है। और ये जो प्रोसेस है ये किसके अंदर होती है, मैमल्स के अंदर। मैमल्स मतलब हमारे अंदर ये प्रोसेस होती है। यूरिया एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट के रूप में किसके बॉडी से सिक्रीट निकलता है, रिमूव होता है, तो मैमल्स के अंदर। क्लियर? इसमें कम वाटर की जरूरत पड़ती है, लेस टॉक्सिक। मतलब ये टॉक्सिक तो है, जहरीला तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अमोनिया लेस टॉक्सिक, मतलब अमोनिया की कंपैरिजन में ये कम टॉक्सिक है। क्लियर? और इसका एग्जांपल क्या है, मैमल्स। मैमल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के यूज उसमें क्या निकालते हैं, क्या रिमूव करते हैं, तो यूरिया। क्लियर? अब बात करें हम यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड का एग्जांपल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये निकालते हैं यूरिक एसिड। तो लेसर टॉक्सिक, और ये लगभग ऐसा है। देखो क्या बात हुई, ये डायरेक्ट अमोनिया सिक्रीट होता है, ऐसे क्रिएचर जो वाटर में रहते हैं, और इसमें वाटर सॉल्युबल रहता है, वाटर मिला हुआ होता है लेकिन कम मात्रा में, मतलब मिला तो होता है फिर भी लेकिन कम। अकॉर्डिंग टू ये इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसमें बहुत सारा पानी चाहिए बाहर निकालने के लिए, लेकिन इसमें
इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम पानी चाहिए, इसलिए हम एनिमल्स हमारे अंदर यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ओके, अगर बात करें यूरिक एसिड, तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इसी को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के यूज में निकालते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं भी चलता है, क्योंकि अगर इनका आपने देखा हुआ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो वो कैसा होता है, वाइट पेस्ट टाइप का, पेस्ट टाइप में होता है। इसमें वाटर बहुत कम होता है, बहुत 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 कम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा है यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया, तो अमोनिया फिशेस के अंदर, यूरिया मैमल्स के अंदर एंड यूरिक एसिड बर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो जो अमोनिया सिक्रीट करता है उसे बोलते हैं हम अमोनोटैलिक, एंड जो यूरिया सिक्रीट करता है उसे हम बोलते हैं यूरियोटैलिक, एंड जो यूरिक एसिड से निकालता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के उसमें, उसे हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। क्लियर है, ये टर्म्स आपको याद रखना है। तो ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा दिखता है, कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।